झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए हर बार की तरह इस बार भी एमएसए क्लासेस तैयार है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने के साथ साथ अब आप लोगों का मैराथन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो आज आप लोग को फाउंडेशन पेपर 1 का पार्ट 1 यानी फाउंडेशन पेपर का सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका बहुत हद तक तैयारी हो जाएंगे और हमारे इस मैराथन क्लास से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज फाउंडेशन पेपर 1 का पार्ट 1 में टोटल 5 टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका आंसर बताएंगे। उससे पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2020-22 का ये रिजल्ट है। इससे पहले के सेशन 2019-21 के भी स्टूडेंट हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। और जिसमें स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे 2020-22 का रिजल्ट है। नेहा कुमारी चौहान, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी ने अच्छा रिजल्ट किए थे और बेहतरीन, जिसमें 88-89% तक रिजल्ट किए थे। अगर आप भी कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे, अभी भी आपके पास समय है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे गाइडेंस में हमारे नोट्स लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टोटल पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेंगे, एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन के अलावा आपको एग्जाम टिप्स और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2021 10 अक्टूबर 2023 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन नहीं देखे हैं तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन से आप तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी के लिए आज से फाउंडेशन पेपर 1 से लेकर पेपर 10 तक का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है डीएलएड का, उसका कंप्लीट मैराथन क्लास देने जा रहे हैं। इन सभी क्लासेस से आप अपनी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो आप लोगों को वीडियो क्लास देने वाले हैं फाउंडेशन पेपर 1, और फाउंडेशन पेपर 1 में आपको टोटल 2 ही वीडियो आएंगे, एक आज का मैराथन क्लास और एक कल सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे तो इसको आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे या फिर आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएंगे। तो फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का 2-2 करके पार्ट में आएंगे और बाकी जो आपका 6 पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस वगैरह, तो उसका एक ही वीडियो आएगा, सिर्फ और एक, और उसी में कंप्लीट आपको तैयारी कराएंगे। तो चलिए फाउंडेशन पेपर 1 आज से स्टार्ट करते हैं और इसमें आप लोगों को पार्ट 1 में टोटल इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स का क्लास करवाएंगे। नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक का। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के चाहत रखते हैं, हमारे साथ जुड़कर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा, साथ ही आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है शिक्षा, और शिक्षा के अंतर्गत आपको 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो जो भी अलग अलग क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है, इन सभी को आपको इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही आपको क्लास भी दिया जा रहा है। तो क्लास को कंप्लीट आप लोग को देखना है। तो टॉपिक नंबर 1 शिक्षा। तो शिक्षा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मनुष्य शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की मनुष्य में अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही बालक को पशु प्रवृत्ति से बाहर निकलकर मानवीय गुणों का उत्प्रोत कराती है। यानी जीवन में जो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपका चलता रहता है और मनुष्य के सामाजिक जीवन में, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का कितना इम्पोर्टेंस है ये आप सभी जानते हैं। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सीखना, सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, तथा एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ई तथा डूको से शब्द मिलकर बना है। यानी जो इंग्लिश में ये शिक्षा का मीनिंग है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन जो है वो आपका लैटिन वर्ड है और जो एडुकेटम उससे लिया गया है।
और ये जो एडुकेटम है इसमें भी स्वयं लैटिन भाषा के ही दो शब्द है ई तथा डूको और इनसे मिलकर बना है। यहाँ पे ई का अर्थ है अंदर और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना है। तो ये रहा एजुकेशन का, ठीक है, मीनिंग। और शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द जो है एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों में भी बताई जाती है, जैसे एडुकेयर से पालन पोषण, एडुसियर से प्रेरणा और एडुकेटम से शिक्षण या प्रशिक्षण का भाव निकलता है। तो ये रहा शिक्षा का जो है मीनिंग और इसका जो प्रेजेंटेशन होते हैं अर्थ जिसको बोला जाता है। इसके अतिरिक्त आपको पूछ सकता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ को विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले आपको ये जो आप लोग देखे और इसको जो आप लोग समझा दिए शिक्षा के बारे में, इसको लिखना है। उसके बाद आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ को लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना भी होती है। यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब क्या हुआ कि जब ऐसी शिक्षा जो किसी खास स्थान पर दी जाती है, जैसे किसी कॉलेज में, जैसे किसी विद्यालय में, जैसे आप लोग कॉलेज से जो डीएलएड कर रहे हैं या आप लोग मैट्रिक पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, तो ऐसी शिक्षा को बोलेंगे संकुचित अर्थ में शिक्षा, ठीक है। और इसमें बालक को निश्चित विधियों से द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसके लिए उपयोगी समझा जाता है। यानी संकुचित अर्थ में क्या है कि वैसे शिक्षा दी जाती है जिनको वो जरूरी है। जैसे आप लोग अभी डीएलएड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और टीचर्स एजुकेशन का जो है आपको यहाँ पे क्लास दी जाती है, ताकि आपका जो क्लासेस है वो संकुचित अर्थ में शिक्षा है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान है विद्यालय। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व है। तो ये सभी को पता है कि संकुचित अर्थ का शिक्षा है जो विद्यालय में होती है, उसके लिए विद्यालय में कौन शिक्षा देते हैं? आपको शिक्षक देते हैं। तो शिक्षक पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व भी होता है। तो ये रहा। इसके अलावा आपको एक संकुचित अर्थ में आप एक कथन दे सकते हैं, परिभाषा, जिसमें टी रेमोंड का कहना है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में भाषा एवं कानून में किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब बताते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शॉर्ट में अगर आप लोगों को बता दें कि शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो तो आपका होगा स्कूल या कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा। लेकिन अगर व्यापक अर्थ की बात की जाए तो व्यापक अर्थ में आपका आ जाता है किसमें, जैसे आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार या अपने घर में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, इस तरह की शिक्षा को बोला जाता है व्यापक शिक्षा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में क्या अर्थ है। चलिए अब आपको बताते हैं आगे डिटेल्स में। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। सबसे पहले तो उस समय उसका इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्य अवस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समाजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के साथ वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो शिक्षा में व्यापक अर्थ मतलब हो गया कि जो शिक्षा आप अपने परिवार में, आप अपने माता पिता, आप अपने परिवार के सदस्य या आप अपने दोस्तों के संपर्क में आने से मिलता है, इस तरह की शिक्षा को बोलेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, तो ये रहा शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इस सभी को आपको पढ़ लेना है और इसको आंसर में लिखना है। चलिए आगे क्लास। शिक्षा की परिभाषाएं।
तो डेफिनेशन ऑफ शिक्षा एजुकेशन, तो शिक्षा की कुछ परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषा लिखिए। तो लगभग आपको 4-5 जो है डेफिनेशन जरूर याद रखना है। पहला है हमारी तरफ से स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है शिक्षा, कि शिक्षा मानव में प्राप्त आध्यात्मिक गुणों को पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक महान विभूति है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। इसके अलावा स्पेंसर का भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। तो जितने भी आप लोग डेफिनेशन दे रहे हैं इनमें से किसी कोई 4-5 डेफिनेशन आपको याद में रखना जरूरी है और इसको एग्जाम में लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्पेंसर के अनुसार शिक्षा में आदतें, सौरण, ठीक है, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रूप, नैतिक विचार और ज्ञानी नहीं विधियाँ भी शामिल है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंत शक्तियों को बाहर लाया जाता है। और रूसो के अनुसार तो बहुत शॉर्ट है कि जीवन ही क्या है, शिक्षा है। अब आगे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्पस क्या है एजुकेशन का, तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, तो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है चारित्रिक और नैतिक विकास का उद्देश्य। आप भी जानते हैं कि अगर किसी बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका चरित्र, उसका नैतिक, ये सारे विकास का उद्देश्य रहता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य भी, सामाजिक विकास का उद्देश्य भी, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य और वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य। तो ये सारे उद्देश्य जो है शिक्षा के अंतर्गत है। या फिर अगर आपको सीधा इस तरह से पूछ लेता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को लिखे, तो सबसे पहले आपको जो शिक्षा का उद्देश्य अर्थ बता दिए थे, ठीक है, शिक्षा कौन से भाषा से आया है और इस तरह का आपको लिखना है। इसके बाद आपको उद्देश्य को जो ये 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट आपको याद में रखना है और इसी चीज़ को आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट आपको याद है, तो करना क्या है, अगर सिर्फ उद्देश्य से पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले शारीरिक विकास का उद्देश्य को लिखिए, पॉइंट लिखिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए। कैसे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास का उद्देश्य भी है, जिससे बच्चे का जो है शारीरिक तौर पर भी उसका विकास हो सके। इसके अलावा आपको मानसिक विकास भी हो सकते हैं। बच्चों को अगर शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उसका मानसिक विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से वो मानसिक विकास भी करता है कौन, शिक्षा। इसके अलावा चरित्र का विकास और नैतिक विकास भी करते हैं, जिससे बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं। तो इस तरह से आपको शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को 9 पॉइंट को याद रखना है और उसको डील करना है, एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा के कार्य, और इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछा जाता है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के कार्य। उसके बाद आपका मानव जीवन में शिक्षा का कार्य के बारे में बता देंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा के कार्य और यहाँ पे दूसरा टॉपिक है शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, अगर इनको कर लेते हैं ना तो आपका मानव जीवन में कितना शिक्षा का उद्देश्य है, कितना कार्य है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला है कि फंक्शन या वर्क ऑफ एजुकेशन। पहला पॉइंट नंबर 1, मानव की अंत शक्तियों का प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा का पहला काम क्या है कि मानव की जो अंत शक्ति है, यानी अंदर की जो शक्ति है, उसका तेजी से विकास करती है। पॉइंट नंबर 2, नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनाती है। किसी भी देश के नागरिकों को अगर शिक्षा दी जाती है तो उस देश के नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों को निभाने के लिए उसको योग्य भी बनाती है शिक्षा। अगला है शिक्षा का कार्य, सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता की उन्नति तथा विशेषज्ञों का निर्माण। अगर कोई मनुष्य या कोई बालक शिक्षा प्राप्त करती है तो इसमें शिक्षा क्या कर सकता है उसके लिए, तो उसके सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता की उन्नति तथा विशेषज्ञों का निर्माण करती है। उसके बाद है 4 पॉइंट, मानव के चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास करती है। इसके अलावा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास करती है। आध्यात्मिक चेतना का भी विकास करती है। समाज के व्यक्तियों का समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन करना भी इसका काम है।
राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास और भावनात्मक एकता के कार्य भी करते हैं। यानी अगर आप किसी बालक को, किसी बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो ऐसे में उनमें राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम, ये सब का भी विकास जरूर होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करती है, परिस्थिति से अनुकूलन करने के योग्य बनाती है और सबसे खास कि भावी जीवन के लिए भी तैयार करती है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करती है, जीविका उपार्जन की क्षमता का भी विकास करती है। और 15 नंबर पॉइंट में याद रखना है कि नेतृत्व की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये है शिक्षा के कार्य। अब आते हैं शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। क्यों हमें ज़रूरी है शिक्षा, कितना इम्पोर्टेंस है इसका। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, वीडियो को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप सभी को। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है और इनका महत्व भी है। शिक्षा ही बच्चे की जानवर प्रवृत्ति को मानवीय प्रवृत्ति में बदलता है। यानी अगर कोई बच्चा सही से शिक्षा उसको प्रदान नहीं की जाती है तो उसमें जो व्यवहार है, उसमें जो नैतिकता है, उसका विकास नहीं हो पाएगा और उसकी जो प्रवृत्ति है वो सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षा क्या है कि बच्चे की जो जानवर प्रवृत्ति है उसको मानव प्रवृत्ति में बदलती है, यह है शिक्षा। तो इस तरह से आपको शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझाते भी रहेंगे और जो पॉइंट है हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ईजी चीज़ है, जो पॉइंट थोड़ा सा आपको समझाने होगा वो हम समझाते रहेंगे। तो आगे, तो चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शिक्षा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है, यानी मैच्योरिटी के लिए भी ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा उसके जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण तथा उच्च स्तर के मूल्य के व्यवहार के लिए शिक्षा देती है। किसके? बच्चों के, मनुष्य के जीवन में। शिक्षा तात्कालिक तथा अंतिम दोनों शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षा के माध्यम से तात्कालिक मतलब उस दौरान और साथ ही उसका आने वाले फ्यूचर के लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्म स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा मौलिक आवश्यकता के लक्ष्य को पूर्ण करती है। यह व्यक्तियों में बौद्धिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है ताकि व्यक्ति जीवन की समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान करने के योग्य हो जाए। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा हमें राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है। तो ये शिक्षा के जो है आवश्यकता और महत्व है। तो शिक्षा की प्रकृति भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, कि प्रकृति क्या है। चलिए इसका भी आप लोग को हम क्लास देते हैं। तो शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो पहली बात, शिक्षा जो है सतत यानी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली शिक्षा की कला यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन तथा शिक्षा विज्ञान यानी साइंस ऑफ एजुकेशन प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा विज्ञान यानी एजुकेशन साइंस ना तो पूर्णतः सैद्धांतिक है और ना ही व्यावहारिक है। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। वस्तुतः यह व्यावहारिक पहलू अधिक रखता है। शिक्षा अनजान शक्तियों को विकसित करती है। ये स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है शिक्षा की प्रकृति। तो पहला यहाँ पे 3 चीज़ बताएंगे आपको कि शिक्षा क्या है। एक स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी इसमें आपका एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। साथ ही शिक्षा द्विमुखी भी है, त्रिमुखी भी है और पंचमुखी भी है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। शिक्षा द्विमुखी इसीलिए है क्योंकि इसमें शिक्षा और छात्र दोनों होते हैं। शिक्षा त्रिमुखी इसीलिए है क्योंकि शिक्षक छात्र के अलावा विषय भी होते हैं जिसको बच्चों को पढ़ाना होते हैं। और शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया भी है जिसमें छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं और इसके अलावा जनसंचार, विषय और पाठ्यक्रम एवं वर्तमान और भविष्य की मांगें होती है। तो यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है और जो कि एक साथ में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। तो ये रहा शिक्षा का कंप्लीट आप लोगों को टॉपिक्स और कंप्लीट आंसर। जिस तरह का सवाल आएगा उस तरह से आपका आंसर लिखना है, अर्थ आएगा उसका आपको उस तरह से लिखना है। और अगर शिक्षा के प्रकार एवं रूप पूछा जाए कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर लिखना है, ये थोड़ा सा अलग आंसर होगा। तो चलिए शिक्षा के प्रकार एवं रूप, टाइप्स ऑफ एजुकेशन बताते हैं और आप लोग को क्लास देते हैं। शिक्षा के 3 रूप प्रचलित हैं।
ठीक है, टोटल शिक्षा के कितना प्रकार है या रूप है, तो 3 टाइप्स है शिक्षा का। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरौपचारिक शिक्षा। तो चलिए अब आपको एक तरफ से बताते रहते हैं। सबसे पहले है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तीनों का डिटेल्स में आपको क्लास देंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जिनको भी अभी भी कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा 9110 911552, आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आने वाले सेशन 2022-24 या 23-25 जो भी सेशन है उनका भी तैयारी बहुत जल्द शुरू होगा। तो जो भी साथी है वो आप लोग अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए तीनों शिक्षा के बारे में कंप्लीट जानकारी। पहला है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक किसी खास निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय और निश्चित लोगों को दी जाती है और अंत में एक परीक्षा ली जाती है। इस तरह की शिक्षा को बोलेंगे औपचारिक शिक्षा, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, चित्र भवन आदि। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा को अगर आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो जो संकुचित शिक्षा है वही आपका औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा जहाँ पे आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल में पूरी की जाती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं, एक निश्चित समय के अंतर्गत पढ़ना होता है, एक निश्चित बच्चों को शिक्षा दी जाती है, एक निश्चित शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह की शिक्षा को बोलेंगे औपचारिक शिक्षा या तो फिर फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषताएँ हैं? औपचारिक शिक्षा की विशेषता है कि औपचारिक जो शिक्षा है वो कक्षा शिक्षण प्रणाली है। किस तरह का? कक्षा यानी कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा है। यह कठोर अनुशासन को प्राथमिकता देती है। आप सभी जानते हैं, जो भी आप लोग कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं, कैसा होता है शिक्षा औपचारिक वाला। इसमें आपको कक्षा में क्लास में दी जाती है और साथ ही इसमें कठोर अनुशासन भी होते हैं। ठीक है, टाइम पर स्कूल आना, टाइम से घर जाना, इस तरह से। औपचारिक शिक्षा का समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। यह शिक्षा एक निश्चित जगह एवं निश्चित लोगों के द्वारा दी जाती है। इस शिक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, और इसका अंतर भी आप लोगों को बताएंगे क्लास में। देखिए आपको दिखाते हैं उसका अंतर भी आप लोगों को। देखिए इस तरह से अगर पूछ ले कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, तो इसका भी क्लास देंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, बाकी जिनको नोट्स दिया गया आप लोग नोट्स से इसको पढ़ते रहिएगा और ये क्लास देखने के बाद आप पूरा नोट्स तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों का बेहतरीन तैयारी होगा। तो ये रहा औपचारिक शिक्षा। अब बताते हैं अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में अगर समझना है तो इतना समझ लीजिए, अगर आप अपने परिवार यानी आपका जिस दिन आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर आपके पूरा जीवन भर जो शिक्षा प्रदान होता रहेगा, जो आप शिक्षा लेते रहेंगे, इस तरह की शिक्षा बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा। और यहाँ किसी भी जगह पे मिल सकता है। इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित समय तालिका रूटीन नहीं चाहिए। ये आपको घर में मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार, अपने माँ बाप से मिलेंगे। तो इस तरह की शिक्षा को बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो समझ गए मेरे ख्याल से अनौपचारिक शिक्षा क्या है? एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है और इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, समय तालिका, स्थान आदि से निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण करें उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे समाज हुआ, समाज तथा वातावरण हुआ, आस पड़ोस हुआ, ठीक है, उसके अलावा चिड़ियाघर हुआ, खेल हुआ, सामूहिक कार्यक्रम हुआ, मित्र मंडली हुआ, इस तरह से। अब इसकी कुछ विशेषताएं। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या देखिए। औपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। ठीक है, और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग हुआ है, बता देता है आपको। यहाँ पे गलत स्पेलिंग हुआ है, यहाँ पे औपचारिक लिख दिया है, इसको अनौपचारिक पढ़िएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको आप लोग नीचे वाला देख लीजिए। आप लोग इसको जो है क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है जो मुक्त रूप से मिलती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। इस प्रकार की शिक्षा में समय और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। जब आप दोस्तों से सीखेंगे, अपनी समाज से सीखेंगे, क्या इसमें कोई समय और लेसन प्लान या कोई पाठ्यक्रम चाहिए? नहीं चाहिए।
तो अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है, और इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इस तरह की शिक्षा मिलती है। इसमें मनुष्य किसी भी वस्तु, लोक, समुदाय आदि से सीखते रहते हैं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बताएंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? एक तरफ आपका औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है, और एक तरफ आपका हुआ अनौपचारिक शिक्षा जो कि आपको किसी भी कहीं पर भी मिल सकता है। और निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? वो बीच की शिक्षा प्रणाली है जो बीच की शिक्षा प्रणाली है जो ना तो निरौपचारिक शिक्षा है और ना ही औपचारिक शिक्षा है। तो निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है, जिसमें निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के जैसा विभिन्न प्रकार के बंधक होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह खुलापन होता है। जैसे समाज, वातावरण जो सीखते हैं आप लोग, वो आपका इसमें दोनों ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में इसमें क्या क्या होता है देखिए, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप लोग को समझा देते हैं। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा जो कि एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी जाती है, इसीलिए इसका शिक्षा का उद्देश्य रहता है। इसमें पाठ्यक्रम भी रहता है, शिक्षण विधि भी होगा, शिक्षण का समय भी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका स्थान जो है वो निर्धारित नहीं होता है, ये आपको लिखना है। अब निरौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? तो निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इस समय सारणी, उद्देश्य आदि निर्धारित होता है। उसके बाद निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह और कहीं भी हो सकता है। इस शिक्षा के अंत में भी एक परीक्षा ली जाती है, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो आपको याद रखना है वो है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो पॉइंट करके एक एक करके आपको समझाएंगे और इस तरह से आपको जो है तैयारी करना है। तो आप लोगों को पहले बता दिए, औपचारिक मतलब जो आप लोग स्कूल कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं, और अनौपचारिक मतलब जो अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने समाज से शिक्षा ले रहे हैं। तो इसको माइंड में बैठा लीजिए कि औपचारिक मतलब स्कूल कॉलेज वाला शिक्षा और अनौपचारिक मतलब फैमिली, समाज के वाले शिक्षा। तो इसमें अंतर क्या कर देना है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में। पॉइंट नंबर 1, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त करती होती है। यानी अगर आप औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं स्कूल कॉलेज में, तो उसके लिए क्या होगा, पहले से आपको नियम बनाया जाता है, सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अनौपचारिक क्या है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होते हैं। क्योंकि औपचारिक शिक्षा क्या है, किसी कॉलेज स्कूल में मिलेगा तो उसके लिए क्षेत्र जो है संकीर्ण यानी छोटा होगा, लेकिन अनौपचारिक कहीं पर भी ले सकते हैं, तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। पॉइंट नंबर 4, औपचारिक शिक्षा के अधिकरण बहुत ही सीमित होते हैं, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय आदि, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अधिकरण हैं, जैसे परिवार हुआ, समुदाय हुआ, धर्म हुआ, संस्थान हुआ, राज्य हुआ आदि। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, जिसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, संपूर्ण जीवन ही इसका क्या है, पाठ्यक्रम है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ कक्षा, स्तर एवं विषय के अनुसार शिक्षा निश्चित की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती है, अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा देने के लिए क्या होगा, प्रत्येक विषय का एक अलग अलग प्रशिक्षित शिक्षक होगा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पे भी जाओ वहीं पे आपको शिक्षा मिल जाएगी, तो इसलिए हर कोई जो है यहाँ पे शिक्षक है। पॉइंट नंबर 8, औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, बल्कि बालक जन्म से ही मृत्यु तक सीखता रहता है। पॉइंट नंबर 9, औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, संपूर्ण समाज में कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मौखिक या लिखित या प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों का ये भी एग्जाम हो रहा है लिखित,
ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ये सब। उसके बाद आपका मूल्यांकन भी होगा, आपका रिजल्ट भी बनेगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। चलिए इसको कंप्लीट क्लास करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अपने अपने साथी को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या है, तो इसका कंप्लीट क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना है, ठीक है। और सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। केवल प्रजातंत्रीय व्यवस्था में ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र साधन है। वह मनुष्य में समानता की भावना उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरे के दृष्टि को समझने की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तिक उद्देश्य मतलब हो गया उसकी पूरे सर्वांगीण विकास का, उसको डेवलप करना, विकास करना। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की भावना, इस तरह की क्षमता की जो विकास है वही है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। तो ये रहा, इसके बारे में देखिए, इन गुणों का विकास करती है वह व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक नैतिकता का विकास करती है तथा उसके शारीरिक और मानसिक विकास में महान योगदान देती है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या कहना है कि प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण के लिए संतुलित शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों तथा व्यवहार कुशलता का भी विकास होता है। तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या क्या है, चलिए आपको एक एक करके लिखना है एग्जाम में, वो आपको बताते हैं। तो जितने भी शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य है, पहला नंबर है बालक का शारीरिक विकास। तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य का पहला आपको देना है वो है शारीरिक विकास। किस तरह से, तो शिक्षा आयोग के अनुसार प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है, इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य है उसकी अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक प्रदान करना है। देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए व्यक्तियों का शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य हो गया बालक का शारीरिक विकास। शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य में दूसरा आता है बालक का बौद्धिक विकास। बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। प्रजातंत्र देश के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों के ज्ञान रूपी चक्षु खुले रहे और उनके तर्क, चिंतन, विचार एवं निर्णय शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो, अर्थात बालक का बौद्धिक विकास का विशेष महत्व है। पॉइंट नंबर 3, बालक का चारित्र्य विकास। आज भारतीय प्रजातंत्र के सामने बहुत ही विकराल समस्या है उसके नागरिकों के गिरते हुए चरित्र को रोकना। यह चारित्रिक पतन हमें स्वार्थपूर्ण भावनाओं से भर देता है, जिससे हम देश हित एवं देश की समृद्धि के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस तरह से बालक का चारित्रिक विकास भी क्या है, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य का 5वां पॉइंट है बालक का आध्यात्मिक विकास। बालक के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक मूल्यों को बालक के अंदर जीवित रखने में मदद करे। जैसे स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक और दिव्य शक्ति का ज्ञान देना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। उसके बाद आपको 5वां नंबर पॉइंट याद रखना है बालक का सांस्कृतिक विकास। तो ये भी व्यक्तित्व विकास का अगला पॉइंट है, बालक का सांस्कृतिक विकास। आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व नहीं निभाना है, बल्कि संस्कृति का विकास भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विकास भी है। पॉइंट नंबर 6, आप लोग बस पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 7 नंबर पॉइंट क्या है, अवकाश में सहायक का सदुपयोग। 8 नंबर में क्या है, आर्थिक सक्षमता का विकास। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी चीज़ आपको डील करना, लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो विज्ञान एवं तकनीकी में समझ और रुचि रखते हो। भारत जैसे देश में यदि हम रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहते हैं तो व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना परम आवश्यक है।
अब पॉइंट नंबर 7, अवकाश में समय का सदुपयोग। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने खाली समय को लाभप्रद गतिविधियों में व्यतीत कर सके एवं उसे समाज को कुछ उपयोगी देन दे सके। पॉइंट नंबर 8, आर्थिक सक्षमता का विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रजातंत्र में बालक को आत्मनिर्भर बनाना भी होना चाहिए, जिससे वो अपनी एवं अपने पर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का अगला है 9 नंबर, अच्छी रुचियों का विकास। रुचियाँ चरित्र का निर्धारण करती है। इस कारण शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना होना चाहिए, जिससे वह अपना चारित्रिक उत्थान कर सके। बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना। इस संबंध में जॉन डेवी ने कहा क्या कि जो कुछ भी स्कूल बालक के लिए करता है या उसे करना चाहिए, वह है उसमें विचार करने की योग्यता उत्पन्न करना। 11 नंबर पॉइंट याद रखना है आपको, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। नागरिकता की भावना का विकास करने के अंतर्गत 2 बातें शामिल की जा सकती है। प्रथम, छात्रों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 12, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। छात्र समाज के उपयोगी सदस्य बन सके, इसके लिए इस हेतु आवश्यक है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे हस्त उद्योग एवं कौशल हो जो उन्हें व्यावसायिक रूप में सहायता प्रदान कर सके। तो चलिए अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, स्पेशल नोट्स, जिसमें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अर्थववाद और यहाँ पे प्रयोजनवाद होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो ये 4 वाद का यानी 4 यहाँ पे आप लोग को टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, जिसमें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरलिज्म, और इसका हिंदी का नाम है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में पूर्ण तत्व है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं तथा उसके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेचुरलिज्म है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग जो है विद्वान हैं, उनके अनुसार प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अलग अलग वाद यानी विचार दिया गया है। इनमें से जो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म को मानता है, उनके अनुसार जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से अपने आप में ही एक तत्व है, और इसके अंतर्गत प्रकृतिवादी जो होते हैं वो इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान होते हैं उसको ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। जैसे प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल है। उसके अनुकूल आचरण करने में उसे सुख और संतोष होता है तथा प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यानी मनुष्य की अपनी जो है खुद का एक नेचर होती है जिसमें वह पूर्ण रूप से जो है निर्मल है, और इसके अनुकूल आचरण करने में उसे सुख और संतोष होता है, जबकि प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का सामना अनुभव होता है। तो दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादी मनुष्यों को अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं तथा उसे किन्हीं सामाजिक नियमों एवं आध्यात्मिक बंधनों में जकड़कर नहीं रखना चाहते। इस प्रकार वे प्राकृतिक नैतिकता के पक्षधर हैं। अब आते हैं प्रकृतिवादी की महत्वपूर्ण परिभाषा। तो यहाँ पे आपको हम कुछ डेफिनेशन दे रहे हैं, तो कम से कम आपको 2 डेफिनेशन जो है आपको नोट करके रखना है और आपको एग्जाम में लिखना है। तो पहला है जेम्स वाट के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। उसके बाद है जॉयस या फिर जे.एस. रॉस, किसी एक को यहाँ पे आपको लिखना है। तो एक और यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद रखना है, जैसे जे.एस. रॉस का दिखा देता है आपको कि प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधित सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये 2 अगर आप डेफिनेशन याद रखते हैं तो काफ़ी है, बाकी अलग अलग डेफिनेशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे है कि प्रकृतिवादी दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो उसकी विशेषता अगर पूछा जाता है तो प्रकृतिवादी जो दर्शन है, प्रकृतिवादी जो सोच है, वाद है, विचार है, इसका क्या विशेषता है चलिए बताते हैं। पहला, प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति या सृष्टि को ही सत्य मानता है, यानी जो
दार्शनिक या जो मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवादी विचार के हैं, उनके अनुसार प्रकृति या सृष्टि को ही वो सत्य मानते हैं। इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही निकलती है और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से ही प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जा सकता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से उसका कोई अलग सत्ता कोई नहीं है। प्रकृतिवादी दर्शन मनुष्य को मात्र एक यंत्र मानता है जो प्राणियों का विकसित रूप है। प्रकृतिवादी दर्शन आदर्शवादी ढोंगों का खंडन करता है। जो आदर्शवादी विचार है जो आगे पढ़ाएंगे उसका यह खंडन करता है। प्रकृतिवादी दर्शन मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है। इस बनावटी सभ्यता से मानव को प्राकृतिक सभ्यता की ओर ले जाना चाहता है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति की ओर पुनः लौटने का नया संदेश देता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान या शिक्षा का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की प्रधानता स्वीकार करते हैं, न कि शिक्षक की। प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और उसी में मिल जाती है। वास्तविक सत्ता अथवा जो भौतिक है, पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव में जन्मजात शक्तियाँ हैं। मानव एक महान यंत्र के समान है। प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव जीवन पवित्र होता है, जन्म के समय इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो ये पवित्र प्रकृतिवादी का दर्शन का जो है विशेषता है। अब आगे जो मेन टॉपिक है वह है आदर्शवाद। तो अगर आपको आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए आपको क्या क्या आंसर लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। तो आइडियलिज्म, जिसका हिंदी में नाम है आदर्शवाद। आदर्शवाद का जन्म विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया पर यहाँ पे आइडिया का शब्द है विचार यानी वाद, और इस प्रकार और इज्म का अर्थ है वाद यानी विचार का वाद। इस प्रकार आइडिया जन्म का अर्थ है विचारवाद। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियल प्लस इज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद यानी आइडियलिज्म ने आदर्शवाद का रूप ले लिया है। विचारवाद को आदर्शवाद इसलिए कहा गया क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या और खोज करके उनकी स्थापना को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि आप लोग प्रकृतिवादी में क्या समझे कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही सब कुछ है प्रकृतिवादियों के अनुसार, क्योंकि प्रकृति से जो भी चीज़ निकलती है उसी में समझ जाती है और प्रकृति से सब कुछ मिलती है। इसीलिए प्रकृतिवादी जो विद्वान है वो प्रकृतिवादी का इस तरह से अपना जो है मानते हैं। लेकिन जो आदर्शवाद को मानते हैं उनके अनुसार जो आदमी या इंसान या मनुष्य में विचारों का जो महत्व है वो आदर्शों की व्याख्या और खोज करके उनकी जो स्थापना है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों को श्रेष्ठ करता है। तो आदर्श वस्तु क्या है? वस्तु को नहीं बल्कि वस्तु की तुलना में विचार, सोच, चिंता, भाव, आदर्श को ही श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, इसके सिवा सत्य का अर्थ और रूप नहीं है। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसीलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सत्य है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र ही है जो नष्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य है। तो इसकी अगर परिभाषा है तो कम से कम आपको यहाँ पर 3 परिभाषा है, लेकिन 2 परिभाषा अगर आपको याद रखना है तो काफ़ी है। 2 यहाँ पे हॉर्न और बुबेकर का। हॉर्न का कहना है आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। बुबेकर के अनुसार क्या करना है कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं, किसी और बात को मस्तिष्क में अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। तो ये 2 डेफिनेशन आदर्शवाद का। अब इसके कुछ सिद्धांत है, तो चलिए सिद्धांत को आपको बताते हैं और जो पॉइंट है इसको आप लोगों को नोट करना है। तो संपूर्ण जगत के रूप, आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के केवल 2 रूप हैं। तो
तो आदर्शवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें लिखना है आपको कि संपूर्ण जगत के जो रूप है वो दो है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आदर्शवादी बहुत जगत की तुलना में भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। यानी भौतिक मतलब क्या, जो वस्तु को मानता है, और आध्यात्मिक मतलब जो विचारों को मानता है। तो आदर्शवाद में विचारों को माना जाता है, इसलिए इसमें आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। इसका कारण यह है कि भौतिक तत्व नाशवान है, अतः यह असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य है तथा यथार्थ है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त होगा। इसका ज्ञान प्राप्त करने से मन तथा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मूल्य लक्ष्य है। अब आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या है, तो थॉमस और लैंग के अनुसार आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत है, इसको आपको नोट डाउन करना है, उसको तैयारी करना है और याद में रखना है। ठीक है, तो आदर्शवाद में क्या है, सोच विचार को इसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है। सच्ची वास्तविकता जो है वो आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुणों से पूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। सत्यम शिवम सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य है और जीवन में इनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है और आध्यात्मिक तत्व है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का अलग अलग आंसर लिखना है। कभी कभी प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लोगों को बता दिए प्रकृतिवाद जो प्रकृति को ही श्रेष्ठ मानती है, ठीक है, लेकिन आदर्शवाद जिसमें विचारों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। तो इस तरह से आपको अंतर करना होगा दोनों में। तो यहाँ पे अलग अलग अंतर दिया हुआ है, जो भी नोट्स से पढ़ रहे हैं आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ को यहाँ पे समझा दिया गया है। बाकी जिनका अपने से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपने इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, ठीक है, 7 और 8 नंबर पॉइंट। दोनों में अंतर यही है कि टोटल 8 पॉइंट पे इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि जो प्रकृतिवादी है वो प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और आदर्शवाद जो है वो विचार और आदर्श को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। अब अगला जो ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववाद यानी रियलिज्म। तो रियलिज्म इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि रियल, जो चीज़ रियल है वही इसको मान्यता है। तो क्या है रियलिज्म, चलिए आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं, क्लास देते हैं। यथार्थवाद यानी रियलिज्म। यथार्थवाद का अंग्रेजी का नाम है रियलिज्म। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियलिस से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ जो है वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा है। ठीक है, तो रियलिज्म का मतलब हुआ किसी वस्तु से संबंधित विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवाद किसी वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तु यथार्थ है। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रिय ज्ञान ही सत्य है। रियलिज्म का मानना है कि ब्रह्म जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य है। आदर्शवाद इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानते हैं, किंतु इसके अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। इसके अनुसार हमारा जो अनुभव है स्वतंत्र इतना होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करती है। अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है और बाह्य जगत की वास्तविक सत्ता है। इसके अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि यह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। तो यथार्थवाद जो रियल को मानता है, जो वस्तुवाद को मानता है, जो वस्तु को मानते हैं, ठीक है, और आदर्शवाद क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको विचार को मानते हैं। लेकिन रियलिज्म में क्या है, यानी आदर्शवाद में कि ये जो सृष्टि का अस्तित्व है ये विचारों के आधार पर
जो है मानते हैं कौन, आदर्शवाद। लेकिन जो रियलिज्म को मानते हैं, रियलिज्म के अनुसार क्या है, ये जो जगत है ये विचारों से आश्रित नहीं है, बल्कि ये जो जगत है ये क्या है, अपने आप में ही एक सत्य है। इस तरह से मानते हैं कौन, रियलिज्म, यानी रियल चीज़ों को ये मानने वाले हैं। वस्तुवाद, जिसको वस्तु को मानते हैं। तो यथार्थवाद की कुछ परिभाषा यहाँ पे है, जिसमें आपको कम से कम 2 यथार्थवाद का लिखना है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। तो यथार्थवाद का मतलब हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि एक तरह का विश्वास का सिद्धांत है। यथार्थवाद क्या है, एक तरह का विश्वास का सिद्धांत है कि जो जगत जैसा है उसको वैसा ही मान लेना, ये है यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थ मतलब वही स्थिति, जैसा के तैसा मान लेना। तो इसके अनुसार एक और है, J.S. रॉस के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का यथार्थ जगत है। ठीक, तो बटलर के अनुसार भी है कि यथार्थवाद संसार की सामान्यता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो यथार्थवाद के कुछ मूल सिद्धांत भी है, इसको भी आप लोग को तैयारी करके जाना है। तो क्या क्या यथार्थवाद के सिद्धांत है। पहला, प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, यानी जो जगत दिखाई दे रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो सुन पा रहा है, जो देख पा रहा है, यही क्या है, सत्य है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंद्रिय ज्ञान के दौर है, यानी मनुष्य में जो इंद्रिय के माध्यम से जो संवेदना के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की जाती है, इसीलिए इंद्रिय को क्या है, ज्ञान का द्वार माना गया है। तो यथार्थवाद इंद्रियों को जो है ज्ञान के द्वार मानता है। अगला है आंगिक सिद्धांत। जगत के सभी तत्वों, नियमों और विचारों में इस परिवर्तनशीलता का कारण परिवर्तन होते रहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक नियमों को शाश्वत ना मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। परलौकिकता को अस्वीकार करना। यथार्थवाद के अनुसार इस लोक से परे अन्य कोई लोक नहीं है। यथार्थवाद क्या मानता है कि ये जो लोक है, ये जो जगत है, इस लोक से परे और कोई लोक नहीं है। किस प्रकार, या इस प्रकार यह विचारधारा वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देती है। तो यथार्थवाद क्या हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानता है, जो कि किसी भी तरह का दूसरे लोक पर नहीं। यह विचारधारा आत्मा परमात्मा के अस्तित्व संबंधी विचारधारा का भी खंडन करता है। साथ ही प्रयोग पर बल एक और सिद्धांत है। यथार्थवादी किसको मानते हैं, प्रयोग पर बल देते हैं। यथार्थवादी विचारधारा निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोग पर बल देती है। इसके अनुसार किसी अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह निरीक्षण और प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध ना हो जाए। यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण पर बल देती है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है, आदर्शवाद का विरोध करती है, व्यावहारिक ज्ञान पर बल देती है, वैज्ञानिक विषयों का महत्व है, नवीन शिक्षण विधि एवं शिक्षण सूत्र, विस्तृत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों को बराबर महत्व है। तो ये जो यथार्थवादी शिक्षा की विशेषता है, ये आपको जो पॉइंट दिया है 8 पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ यथार्थवादी के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में लिखने आएगा तो इसको आपको डील कर देना है, मतलब इसको जो है अच्छे से लिखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में दे दीजिएगा कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, तो उसका फिर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला लास्ट है हमारा प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद में समझ में आ रहा है कि प्रयोजन होने के द्वारा, तो क्या है कि प्रयोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है प्रैग्मेटिज्म। कुछ विद्वान प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मा से मानते हैं। इसका अर्थ है ये थिंग डन, बिजनेस, इफेक्टिव एक्शन, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रोमिकेटेस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल अर्थात व्यावहारिक। तो इस तरह से प्रयोजनवाद को आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि जो है प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मा से हुई है और प्रैग्मा का अर्थ यहाँ पे है ये थिंग डन, बिजनेस, इफेक्टिव एक्शन, यानी किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। ठीक है, कुछ और जो है विद्वान है उसको अलग से मानते हैं। प्रयोजनवाद जो प्रैग्मेटिज्म है वो मानते हैं कि ये दूसरे यूनानी शब्द प्रोमिकेटेस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक। इस प्रकार विशाल रूप में प्रयोजनवाद से आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्य और निर्णयों का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता है। यानी एक मनुष्य या एक बालकों में जो भी विचार, मूल्य और निर्णय है, उन सभी का जो व्यावहारिक परिणाम है वही क्या है, आपका प्रयोजनवाद है।
यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो सत्य है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से प्रयोजनवाद को आपको लिखना है। तो प्रयोजनवादी वस्तुतः वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ब्रह्मांड को बेबस अनेक वस्तुओं और अनेक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं। तो प्रयोजनवादी क्या है, मानव जीवन को जो वास्तविक पक्ष है उसी को मानते हैं, उसी को महत्व देते हैं, और इस तरह से जो है यह रहा प्रयोजनवाद। अब इसकी कुछ परिभाषा है, तो 2 परिभाषा आपको दे रहा है, कोई एक कम से कम एक को आपको लिखना है। जैसे ब्रांड के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता सिद्धांत देता है। प्रयोजनवाद क्या देते हैं, अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है, ये कहना है ब्रांड के अनुसार। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्य का निर्धारण करता है और यह मानता है कि वह शिक्षा सदन निर्माण की अवस्था में रहती है। अब प्रयोजनवाद के कुछ गुण हैं और कुछ दोष है, इसके बाद आपको इसके कुछ सिद्धांत है, ये 3 चीज़ आपको कर लेना है। तो क्या गुण है प्रयोजनवाद के, चलिए। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा में विचारों को अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद में प्रचलित शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी घिसी पीटी परंपराओं का खंडन किया है। प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। प्रयोजनवाद के दोष भी है, जैसे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित और निश्चित उद्देश्य नहीं है, यह भी आलोचना का विषय है। प्रयोजनवाद पूर्णतः भौतिकता का समर्थक है। इस विचारधारा में आध्यात्मिक मूल्यों की हर प्रकार से अवहेलना की गई है, परंतु यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का भी महत्व एवं स्थान इस प्रकार प्रयोजनवाद एकाग्र विचारधारा है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं का विरोध किया है। यह दृष्टिकोण भी अनुचित है। प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये रहा। और प्रयोजनवाद के कुछ मूल दार्शनिक सिद्धांत भी है, इसको अभी आपको करना है, तो आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं। जैसे प्रयोजनवाद के कुछ मुख्य दार्शनिक सिद्धांत है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है। तो प्रयोजनवाद जो मानते हैं, प्रयोजनवादी जो विचारधारा है, उनके अनुसार संसार का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनुष्य है, जो कि अपनी विचारशील होने के कारण इसकी एक अपनी विशेषता है। संसार का निर्माण नहीं तत्व से हुआ है, यानी संसार का जो है बनावट नहीं बल्कि संसार तत्व से मिलकर बना हुआ है, ये प्रयोजनवाद का मानना है। सुखपूर्वक जीवन ही मुख्य उद्देश्य है। तो जो प्रयोजनवादी है उनके अनुसार मनुष्य को अपना सुखपूर्वक जीवन जीना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद अगला सिद्धांत दिया है कि केवल भौतिक संसार ही सत्य है, यानी जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वही संसार हमारा जो है सत्य है, किसी भी तरह का आध्यात्मिक संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये रहा आपका चौथा टॉपिक। आपको टोटल, ठीक है, फाउंडेशन पेपर 1 का 2 वीडियो आएगा और दोनों वीडियो आपका कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं, एक अभी आपको आप लोग देख रहे होंगे और एक कल सुबह आप लोग को जो है यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग को इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हर पेपर में आपको दो वीडियो आएगा, स्पेशली पहला 4 पेपर फाउंडेशन 1, 2, 3, 4 और बाकी जो 6 पेपर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए 5वां जो टॉपिक है और इसका आप लोग इस वीडियो में क्लास देने जा रहे हैं और इसके बाद आपको फिर जो है अलग से एक और नया वीडियो आएगा जिसमें बाकी आपका 5 या 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास दी जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी पूरा किया जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। उम्मीद रहेगा हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन तैयारी होगा। तो महात्मा गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है, जिसको बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है महात्मा गांधी जी का बुनियादी शिक्षा, चलिए इसके बारे में कंप्लीट क्लास देते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 20वीं सदी का युग पुरुष भी कहा जाता है। उनका जीवन आदर्शों या मूल्यों पर पूर्ण रूप से आधारित था। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि 20वीं सदी का युग पुरुष भी कहा गया। जीवन आदर्शों एवं मूल्य पर पूर्ण रूप से आधारित था। ठीक है,
शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का बेसिक शिक्षा का फॉर्मूला एक महानतम देन है। उन्होंने बच्चे की बुनियादी शिक्षा कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, इसका संपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालकों के लिए किस तरह से होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया था कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी बालकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बुनियादी शिक्षा का एक मॉडल दिया था। इसी मॉडल का नाम है बेसिक एजुकेशन। तो उन्होंने 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का यह मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग आधारित था। यानी महात्मा गांधी जी ने जो शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया था वो 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त, यानी अंग्रेजी नहीं, बिना अंग्रेजी का कुटीर उद्योग पर आधारित था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्धा के शिक्षा सम्मेलन में वो आया हुआ था। गांधी जी का शिक्षा का जुड़ाव जीवन से था, उसका आधार और उद्देश्य ही जीवन था, इसलिए उन्होंने बुनियादी या आधारभूत शिक्षा का नाम दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा या बेसिक एजुकेशन क्यों दिया गया। इनकी बुनियादी शिक्षा में कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, पुस्तक, कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान से समस्त विषय थे जो हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। यानी उनके शिक्षा का मॉडल में ये सारे चीज़ था जो हमारे समाज के परिवेश से जुड़ा हुआ है। इनके अतिरिक्त वह बालकों को मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा देने की भी वकालत करते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षक द्वारा बालकों को कार्य क्रिया और अनुभव आधारित शिक्षण कराना चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। अब आपको ये तो आपको क्लियर कर दिया बुनियादी शिक्षा का क्या है, इसको आपको लिखना है। अब इसकी कुछ विशेषताएं लिखना है आपको। तो क्या क्या, तो पॉइंट नंबर 1, बुनियादी शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी की जो विशेषता, जो मॉडल प्रस्तुत की गई थी, उसकी पहला विशेषता है बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 7 वर्ष की अवधि का था। पॉइंट नंबर 2, इसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा, मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी। ठीक है, यानी जो क्लास में शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में, लेकिन जो हिंदी होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प था। शिल्प मतलब जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। शिल्प मतलब काम को, जैसे कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, किसी भी तरह का काम सीख सके। तो शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य था। शिल्प शिक्षा में सामाजिक और वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए, शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया। यह शिक्षा बालकों के परिवेश, उनके गांव और शिल्प उद्योग से घनिष्ठ संबंधित हो। बालक स्वयं निर्मित उत्पाद का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके। लड़के तथा लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था। कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाले बालिकाएं बेसिक शिल्प से गृह विज्ञान ले सकती है। पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं के तुल्य हो। पाठ्यक्रम में धर्म एवं अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। तो ये 12 पॉइंट याद रखना है उसका उद्देश्य। ठीक है, सॉरी, विशेषता। तो आप बताएंगे गांधी जी का जो जीवन शिक्षा दर्शन है, यानी बुनियादी शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य तो आपको इसमें से आपको पता चल गया होगा, फिर भी इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग आपको जो है यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, गांधी जी ने जो शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया था बेसिक एजुकेशन का, ठीक है, तो इसमें पहला उद्देश्य था रोजगार का साधन। महात्मा गांधी के विचार में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे, बालक शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगारी से मुक्त हो। दूसरा, सांस्कृतिक लक्ष्य। गांधी जी ने शिक्षा को संस्कृति का आधार माना है। बालक की शिक्षा ऐसी हो जो उनको अपनी संस्कृति तथा परंपराओं और मूल्यों से जोड़कर रखे। तीसरा, बालक का समग्र विकास हो। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो, यानी सर्वांगीण विकास हो। महात्मा गांधी जी ने नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान वाली शिक्षा पर बल दिया, यानी ऐसी शिक्षा जो नैतिक और चरित्र का निर्माण करे। 5वां, महात्मा गांधी ने शिक्षा का 5वां उद्देश्य मुक्ति बताया। सभी तरह के बंधनों से मुक्ति वाली है। बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो, वो सत्य और ईश्वर प्राप्ति को शिक्षा के साथ समायोजित करना चाहते हो, जिससे मानव अपनी सर्वोच्च लक्ष्य को पा सके। अब एक यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देंगे कि बुनियादी शिक्षा की विफलताओं के क्या कारण। तो सर, ये जो बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन है ये क्यों विफल हो गया, ये क्यों विफल हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ आपको यहाँ पे 9 पॉइंट बताएंगे, इसको याद रखना है। पहला, सरकार की उदासीनता। दूसरा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता। बुनियादी शिक्षा की गलत धारणा। सुयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। स्कूल भवनों का अभाव।
शिक्षकों की निष्ठा में कमी एवं स्वार्थपरता, ग्रामीण जनता के निर्धन एवं निरक्षरता, उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का अभाव, बुनियादी शिक्षा के प्रति अभिभावकों के उत्साह में कमी। तो ये रहा 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका कंप्लीट दे रहा है। बाकी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कल वीडियो आएगा सुबह लगभग 9 या 8 बजे के आसपास। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर या इसी डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो रूसो का शैक्षणिक विचार से स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। तो ये आपको हाफ यानी 5 टॉपिक करवा दिए, बाकी 5 या 6 टॉपिक आपका कल आएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से अपना तैयारी जारी रखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम। बस आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तैयारी करें और आप लोगों का बेहतर रिजल्ट भी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, अभी भी कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।